तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों अहंकार एक ऐसा शब्द है जो कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर हाँ, मिलेगा भी तो वो सिर्फ उत्तराखंड के ही चैनल पर मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो इसकी मान्यता है, हो सकता है कि आपके वहां भी इसकी मान्यता बहुत हो। लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं, वो इस कहानी के टाइटल का जीता जागता प्रमाण है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको इस शब्द का थोड़ा सा अर्थ बता देता हूं। दोस्तों, अहंकार का मतलब होता है एक दिल से निकली हुई पुकार। जैसे कोई इंसान जब परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी कोई भी नहीं सुन रहा, सारे रास्ते एकदम बंद हो चुके हैं। तब उसके दिल से जो चीख निकलती है वो सीधा ऊपर देवताओं तक जाती है। और ठीक जब देवता इसका न्याय करते हैं तो वो चीज बहुत ही खतरनाक होती है। यूं समझो कि जब न्याय की शुरुआत होती है तो घरों में कलेश होने लग जाते हैं। कोई भी चीजें स्टेबल नहीं रहती, और तो और यहाँ तक कई लोगों का मानसिक संतुलन भी हिल जाता है। तो ठीक आज की कहानी की शुरुआत करो। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक ऐसी सीख मिल जाए जिससे आप भविष्य में ये कह सके कि हाँ, किसी ने हमें इस तरह की कहानी बताई थी और हमें एक सही रास्ता दिखाया था। बस इस कहानी को सुनने से पहले आप जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये कहानी है दीपू की। दीपू एक बहुत ही मेहनती लड़का था। यूं समझो कि वो घर के सारे काम ऐसे करता था जैसे कि मानो किसी के वहां नौकरी कर रहा हो। आखिर दीपू ने क्या कुछ नहीं किया। गांव में बकरियों को चराना, उनके लिए चारा लाना, यहां तक कि उसे खाना भी बनाना आता था। यूं समझो कि वो घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से कर दिया करता था। अब ठीक जैसे जैसे दीपू की उम्र बढ़ती गई तो ना जाने उसे शहर में जाने का चस्का लग गया। वो चाहता था कि वो शहर में जाकर खूब पैसा कमाए। और ठीक उसी वक्त उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे शहर जाने का मौका मिला। दीपू बताता है कि उसे अच्छी तरीके से याद है जिस दिन वो अपना घर छोड़कर जा रहा था तो माता पिता भाई बहनों की आंखों में आंसू थे। मगर दीपू ने अपनी मां से सिर्फ एक ही बात कही, मां मैं मेहनत के लिए जा रहा हूं, घर की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में सफल रहूं। दीपू की मां ने उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा कि घर आते रहना। दीपू ने हाँ में सर हिलाया और अपने दोस्तों के साथ सीधा शहर की ओर चला गया। दोस्तों, दीपू ने शहर पहुंचने के बाद तकरीबन 1 या 2 महीने तक अपने माता पिता से बातें की। हर बार हालचाल पूछ लिया करता और अपनी नौकरी के बारे में बताता कि मुझे किसी ढाबे में नौकरी मिली है। हालांकि मेरी तनख्वाह भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मालिक बहुत बढ़िया इंसान है, कहता है कि हर साल पैसे बढ़ाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ माँ उससे एक ही सवाल करती कि बेटा घर कब आएगा। माँ की इस बात पर दीपू जवाब देता कि माँ अभी तो मैं शहर आया हूं, कुछ 4 पैसे कमाने दो, उसके बाद मैं जरूर घर आऊंगा। अब दोस्तों, यूं ही साल गुजरते गए। 1 साल, 2 साल, दीपू ने कभी अपने गांव की तरफ रुख नहीं किया। यूं समझो कि जिस तरीके से वो गांव में मेहनत करता था, ठीक वही मेहनत वो शहर में भी कर रहा था। आप यकीन मानो कि वो एक दिन की छुट्टी तक नहीं लेता था। मालिक उसका ऐसा रूप देखकर उससे बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे देखकर हमेशा एक ही बात करता था कि दीपू अगर तू कभी छुट्टियों पर चला जाए तो हमारी दुकान का क्या होगा। दीपू हंसता और कहता कि नहीं मालिक, मैं बस काम और पैसा कमाना चाहता हूं, घर का क्या है, घर तो मैं कभी भी चला जाऊंगा। मालिक और दीपू में हंसी मजाक होती और दीपू अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे समय का चक्र ऐसा चला कि दीपू को तकरीबन 8 साल हो गए। उसने कभी भी अपने घर की ओर रुख नहीं किया। यूं समझो कि उसकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से उसे मैनेजर की पोस्ट हासिल हो गई। वो अब उस ढाबे का सारा काम संभालता था। लेकिन दोस्तों, ऐसी मेहनत और पोजीशन का क्या फायदा जब आप अपने परिवार के लिए 2 रोटी के लिए पैसे तो देते हो, लेकिन ऐसी रोटी खाने का क्या फायदा जब उस रोटी को खाते समय वो इंसान को ही ना देख पाए जिसके जरिए वो रोटी खा रहे हो। हाँ, बस इतना था कि दीपू काम को लेकर कभी मना नहीं करता था। अब ठीक दोस्तों, ऐसे ही एक दिन दीपू के पिताजी ने दीपू से 80,000 रुपए मांगे। दीपू ने पहले तो पूछा कि ऐसा क्या हो गया जो इतने पैसों की जरूरत पड़ गई। पिताजी ने कहा कि मैंने किसी काम के लिए उधार लिए थे, जल्दी से मेरे अकाउंट में डाल दे। दीपू ने कहा कि पिताजी, जब आपने काम शुरू किया मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने अभी नई नई कार ली है और उसकी किस्तें जाना बाकी है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। दीपू की यह बात सुनने के बाद पिताजी ने उससे एक ही बात कही कि पैसे देने बहुत जरूरी है, समय बहुत नजदीक आ चुका है। दीपू ने काम है ज्यादा करके बहाना लगाकर चुपचाप से फोन काट दिया। अब दोस्तों, ठीक इसके 1 महीने के बाद दीपू के पिताजी ने जिससे पैसे लिए थे वो इंसान ने घर आकर उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की।
बेइज्जती तक तो बात ठीक थी, मगर उस इंसान ने दीपू को पिताजी को 2-3 थप्पड़ भी मार दिए, जिसके बाद दीपू के पिताजी का एकदम से पूरा का पूरा दिल टूट के ही रह गया। घर वालों ने जब ये सब होता देखा तो दीपू के छोटे भाई ने उसको कॉल किया। उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और तो और पिताजी को 2 थप्पड़ भी मार दिए हैं। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ सुनने के बाद भी दीपू ने बस इतना ही कहा, ठीक है मैं पिताजी के अकाउंट में 40,000 रुपए डाल देता हूँ, फिलहाल मैं फोन रखता हूँ, मुझे कहीं किसी काम से बाहर भी जाना है। दोस्तों दीपू ने पैसे तो भेजे, मगर उन पैसों को भेजने में भी उसने बहुत देरी कर दी। यूं समझो कि उसके पिताजी की नाराजगी दीपू पर शुरू हो चुकी थी। दीपू चुपचाप अपना काम करता रहा। ऐसे ही 1-2 महीने बीत गए। उसी बीच एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस वक्त बाजार से लौटते वक्त दीपू के पिताजी का पांव एकदम से फिसल गया। कुछ 2-4 सीढ़ी से गिरने के बाद उनकी जांघ की हड्डी पे बहुत ज्यादा चोट आ गई। जब घर वाले वहां पर पहुंचे और जैसे तैसे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी जांघ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, रॉड डालनी पड़ेगी। उस वक्त जैसे तैसे घर वालों ने ये सारी सिचुएशन संभाली, लेकिन घर आने के बाद दीपू के पिताजी ने एक ही बात कही कि मुझे दीपू चाहिए, दीपू को बुला। छोटे बेटे ने अपना सर हाँ में हिलाया और घर से बाहर आकर अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। उस वक्त दीपू ने पहले तो 2 बार कॉल उठाया ही नहीं। इसके कुछ घंटों बाद जब दीपू ने देखा कि उसके फोन में उसके भाई की 2 मिस कॉल आ रखी है, तब उसने वापस कॉल अपने गांव लगाया। अब ठीक फोन उठाते ही दीपू के भाई ने सारी बातें बताई तो दीपू ने कहा कि आखिर पिताजी मुझे गांव क्यों बुला रहे हैं, अगर पैसों की जरूरत है तो मैं यहां से भेज दूंगा, बाकी तुम लोग तो हो ही, ये सारी सिचुएशन संभाल लेना। दीपू की इस बात पर उसके छोटे भाई ने उससे कहा कि भैया पैसों की कोई बात नहीं है, बस पिताजी बार बार आपका ही नाम ले रहे हैं। अब दोस्तों दीपू का यहाँ पर यह कहना था कि शायद ये उसके जीवन की दूसरी गलती थी, क्योंकि वो अपने पिताजी से मिलने के लिए एक बार फिर से गांव नहीं गया। लेकिन दोस्तों दीपू के पिताजी ने दीपू से बात करना कम कर दिया था। यूं समझो कि दीपू के पिताजी की नाराजगी बढ़ती ही चली जा रही थी। ऐसे ही दोस्तों 2-3 महीने बीते। इतने सालों की मेहनत के बाद जब दीपू को लगा कि उसकी उम्र शादी की हो चुकी है, तो जिससे वो प्यार करता था उसने उससे कहा कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। दीपू ने जब लड़की के माता पिता से बात की तो लड़की वालों ने उसे तुरंत ही गांव आने का आदेश दिया। दीपू ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपना बैग पैक किया और अचानक घर वालों के लिए एक सरप्राइज के रूप में चला गया, क्योंकि जैसे ही वो घर पहुंचा तो दीपू की मां दीपू को देखकर एकदम इमोशनल हो गई। दोस्तों गांव में अक्सर ऐसा होता है, और यहाँ तो अचानक किसी का सामने आ जाना यूं मानो कि वो पल किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब तक दीपू की मां ने उसको हाथ नहीं लगाया तब तक वो मानो सपने में ही थी, और जब दीपू की मां ने दीपू को जैसे ही हाथ लगाया तो मानो आंखों से आंसुओं की बारिश सी गिर पड़ी। दीपू ने अपनी मां को पैर छूकर नमस्ते किया और उसके बाद जूते उतारकर वो सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि पिताजी बेड पर आराम कर रहे थे। उन्हें आराम करता देख दीपू ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और चुपचाप सोने दिया। इसके कुछ तकरीबन 1-आधे घंटे के बाद दीपू ने बाहर आकर अपने मन की सारी बात अपनी मां को बताई। मां ने सिर्फ उससे इतना ही कहा कि हाँ, अब तो तू बड़ा हो गया है, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ जानता है, तो ठीक जैसे तूने आज तक सारे फैसले किए हैं तो ये फैसला भी हम तेरे ऊपर ही छोड़ते हैं। दोस्तों दीपू अपनी मां से बातें कर ही रहा था, लेकिन उसकी ये सारी बातें अंदर बेड पे लेटे पिताजी सारी सुन रहे थे। उसी बीच दीपू की मां ने उससे कहा कि हमें तो तूने सब कुछ बता ही दिया है, एक बार ये सारी बातें अपने पिताजी को भी बता दे। दीपू ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और सीधा अपने पिताजी के पास चला गया। दोस्तों कमरे में उसके पिताजी की आंखें खुली थी। दीपू ने जैसे ही पैर छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि आ गया तू, मुझे तो लगा था कि शायद मेरे मरने के बाद भी तू गांव नहीं आएगा। अच्छी बात है, कम से कम इन 8 सालों में एक बार तो गांव आया, अच्छी बात है। दोस्तों उस समय दीपू यूं मानो कि 2 मिनट के लिए तो वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर पिताजी ने ये क्या कह दिया। वो इन सब बातों को समझ पाता कि इससे पहले ही वो घर से बाहर आ गया। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में दीपू बताता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि एक बार वो अपने पिताजी से शायद माफी मांग लेता तो उसको ये दिनों का सामना कभी नहीं करना पड़ता। खैर, हालांकि वो उस समय जवानी के जोश में था। इसके ठीक अगले दिन वो लड़की वालों से मिलने के लिए उनके घर पर चला गया। वहां पहुंचकर दीपू ने जब अपने बारे में उनको सब कुछ बताया तो लड़की वालों ने सीधा हाँ कर दी। इसके बाद दीपू जब वापस अपने घर आया तो इसके ठीक तीसरे दिन वो बैग पैक कर वापस जाने लगा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैंने बात कर ली है, वो कहते हैं कि जल्द ही तारीख निकालेंगे, और हाँ सबसे अच्छी खुशी की बात तो यह है
कि वो भी चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी गांव से ही हो। तो माँ, अभी तो फिलहाल मैं चलता हूँ, लेकिन आप शादी की तैयारियां जरूर करना। दोस्तों, यहाँ पर दीपू ने अपनी माँ के पैर छुए और पिताजी की तरफ दूर से ही नमस्ते करके वापस शहर की ओर चला गया। अब दोस्तों, शहर आने के बाद दीपू की वही रोजमर्रा की जिंदगी चालू हो गई। धीरे धीरे 2-4 महीने और बीते और अचानक दीपू को खबर मिली कि उसके पिताजी के पैर में जो चोट लगी थी वो धीरे धीरे कैंसर के रूप में तब्दील हो चुकी है। अब जब उसके पिताजी के पास वक्त कम रहने लगा, तब उन्होंने दीपू को गांव बुलाने की मांग नहीं की। नहीं मालूम उस वक्त दीपू के पिताजी के मन में ऐसा क्या चल रहा था। और यहीं दूसरी तरफ दीपू अपनी शादी की तैयारियों में लगा था। लेकिन दिन अचानक उसके छोटे भाई का दीपू को फोन आया। फोन उठाते ही उसने दीपू को ऐसी बात बताई कि दीपू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि पिताजी के पैर में कैंसर हो गया है। डॉक्टर का कहना है कि अब ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है भैया कि आपको एक बार गांव आ जाना चाहिए। उस समय दीपू ने अपने भाई से कहा, रुक, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूं। इतना कहकर दीपू ने फोन काट दिया। अब वो ठीक ये सोचने लगा कि उसकी शादी का समय नजदीक आ रहा है और इसके ठीक अगले महीने उसने पूरे 25 दिनों की छुट्टियां ले रखी है और ऐसे में अभी वो छुट्टियां नहीं ले सकता। अब ठीक उस समय दीपू के दिमाग ने न जाने क्या क्या सोचा और उसने अपने छोटे भाई गोविंद को फोन किया। और उठाते ही दीपू ने गोविंद से कहा, अगले महीने मेरी शादी है और मैं ज्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता। हाँ, पर तुम माता पिता का ख्याल रखना। अगर पिताजी को किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत हो तो मुझे तुरंत बताना। मैं दवाइयों को सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे भाई, मैं गांव नहीं आ पाऊंगा और ये बात पिताजी को मत बताना। दोस्तों, अब छोटा भाई तो छोटा ही होता है। उसकी उम्र और अकल इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इन सब चीजों को समझ भी पाता। उसने कहा, ठीक है भैया, अगर कुछ लगता है तो हम आपको जरूर फोन करेंगे। बस फिर क्या था, फोन कट हो गया। लेकिन दीपू शहर में थोड़ा परेशान रहने लगा था। उसने कई बार पिताजी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन दीपू के पिताजी ने एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया। लेकिन दोस्तों, दीपू अपने काम और शादी की चिंता में इतना व्यस्त हो गया कि वो इन सब चीजों को समझ ही नहीं पाया। वो समझ ही नहीं पाया कि वक्त का पहिया इतनी तेजी से दौड़ता चला गया। वो लोग कहते हैं ना कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ठीक दीपू की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि इसके तकरीबन 10 दिनों के बाद दीपू को खबर आई कि पिताजी नहीं रहे। ये खबर सुनकर दीपू मन ही मन एकदम टूट गया। न जाने उस वक्त उसके दिमाग ने क्या कहा कि वो सीधा बैग पैक करके गांव पहुंच गया। हालांकि इस बार दीपू को देखकर घर में कोई भी खुश नहीं था, लेकिन क्या करे, घर का बड़ा बेटा होने की वजह से उसी के हाथों से यह क्रियाक्रम होना था। अब ठीक क्रियाक्रम होने के बाद दीपू ने अपनी मां से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी मां को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दीपू ने कहा कि मां, मैंने क्रियाक्रम करवा दिया है, अब मुझे वापस शहर जाना होगा, क्योंकि इसके अगले महीने ठीक 25 दिन की मैंने छुट्टियां ले रखी है। मुझे वापस गांव आना है। और हाँ, बात रही 13वीं की, उसका खर्चा पानी में आपको अभी दिए जा रहा हूं। दोस्तों, यहीं पर दीपू की मां ने कहा, तू कैसा आदमी है रे? पिताजी को मरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए और तू शादी के बारे में सोच रहा है। दीपू ने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की। तो उसने कहा कि मां, इसके पिताजी इसकी शादी कहीं और करवा देंगे और मेरे पास इतना समय नहीं है। उसके पास और भी लड़कों के ऑफर हैं। अगर मैंने टाइम पर शादी नहीं की तो शायद हो सकता है कि मेरी इससे शादी ही नहीं हो पाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगकर जाता हूं। इसके अलावा मैं आपसे क्या कहूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। दोस्तों, दीपू की बातें सुनने के बाद उसकी मां ने उससे कुछ भी नहीं कहा। जाते समय एक ही बात कही, तुझे जैसा ठीक लगे। अब दोस्तों, जैसे ही दीपू घर पहुंचा और उसने अपने होने वाली बीवी से इस बारे में बात करी, तो उसकी बीवी ने भी उससे एक बार को यह कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने घर में बात कर लूंगी, हम 1 साल तक रुक जाएंगे। अब दोस्तों, ठीक यहां पर दीपू की एक अच्छी बात यह लगी कि वो अपने पिताजी की मौत के बाद किसी तरह 1 साल तक रुक गया। बस उसका ये जो कर्म था, इसी वजह से उसके परिवार की नजरों में वो थोड़ा सा अच्छा बन गया। लेकिन बात तो वही की वही रही। दीपू इस 1 साल के अंदर दोबारा वापस कभी अपने गांव नहीं गया। वो ठीक अपनी 25 दिनों की छुट्टियां लेकर वापस गांव पहुंचा, क्योंकि उसका इरादा इस बार शादी करने का था। शादी होने के बाद दीपू कुछ दिनों तो अपने गांव में ही रहा, लेकिन जैसे छुट्टियां खत्म होने का समय आया तो उसने मां से एक बार फिर अलविदा लिया और कहा कि जल्द ही वापस लौटूंगा। अब दोस्तों, आप ही देखिए ना, दीपू अपनी जिंदगी में सेटल हो चुका था। पिताजी का साया सर से एकदम हट चुका था। घर में भी उसके भाई लोग काम पर लग चुके थे। पर इन सभी चीजों के बीच में एक चीज वैसी की वैसी ही थी। दीपू वापस अपने गांव नहीं लौटा।
अब दोस्तों, धीरे धीरे समय की दरकार चेंज हुई। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीते। उसी बीच दीपू की वाइफ ने 2 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। यूं मानो कि जब वो तकरीबन 7 या 8 साल के हो गए, तब बच्चे अक्सर दीपू से कहा करते कि पिताजी हमें घूमने के लिए कभी बाहर क्यों नहीं लेकर जाते। जब देखो काम काम काम, हमें घुमाने के लिए तो आपके पास समय ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बड़ी ही कड़वी बात बता दूं। कहते हैं कि जब तक इंसान का सब कुछ सही चलता है, तब तक वो अपने मन से सारी चीजें करता है। लेकिन जिस दिन उसकी जिंदगी में कलेश शुरू होते हैं, तो उसके बाद वो धीरे धीरे सारी चीजों को एक एक करके अपने दिमाग में बैठा लेता है। वो समझ जाता है कि जिंदगी में जैसा चलना चाहिए, अगर ठीक उस तरीके से नहीं चला गया, तो उसका भुगतान और भोग बहुत ही खतरनाक होता है। अब देखिए ना, जब दीपू अपनी वाइफ को लेकर गांव पहुंचा, तो उस वक्त वो ठीक अपने बच्चों के साथ था। उन दिनों दीपू ये कोई 10 या 15 दिन की छुट्टियां लेकर आया था। उसी बीच जब दीपू की वाइफ धीरे धीरे पूरे घर का मुआयना करने लगी, तो उसने देखा कि एक साइड में 3 कमरे लगातार बने हुए हैं। जब वो दीपू से इस बारे में पूछने लगी, तो दीपू ने कहा कि पिताजी ने शायद जाने से पहले ये मकान बनाया था। मेरे पास तो कभी समय ही नहीं रहा, मैं इसे कभी ठीक से देख ही नहीं पाया। उसी बीच दीपू का छोटा भाई भागते हुए आया। उसने कहा कि भाभी, ये कमरा पिताजी ने आपके लिए बनवाया था, आप अंदर जाओ, इससे पहले मैं इसकी साफ सफाई कर देता हूँ। दोस्तों, उस कमरे को देखकर दीपू की वाइफ बेहद खुश थी। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं मालूम था ये कमरा नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां से इस कहानी ने एक ऐसा रुख ले लिया जिसके बाद दीपू की पूरी जिंदगी ही बदल गई। यूं मानो जैसे ही दीपू की वाइफ ने पहली बार उस कमरे में कदम रखा, तो अचानक उसे चक्कर आ गया। उस वक्त दीपू वहीं पर था, तो उसने उसे एकदम से संभाल लिया। उसने तुरंत उसे कुर्सी पर बैठाया और एक गिलास पानी पिलाकर पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? दीपू की वाइफ ने कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है, पता नहीं समझ में नहीं आया कि अचानक ये चक्कर सा क्यों आया। दोस्तों, उस वक्त ये बात उनके लिए आई गई हो गई, लेकिन रात को सोते समय दीपू की वाइफ को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसका कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। उसने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। बस एक अदृश्य शक्ति थी जो कि उसे दबाने की कोशिश कर रही थी। उसी बीच हाफते हुए जब दीपू की वाइफ उठी, तो उसने दीपू को हिलाते हुए कहा, दीपू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सांसें एकदम उखड़ सी रही हैं, जल्दी से दरवाजा और खिड़कियां खोल दो। दीपू उठकर एकदम चौंक गया, कहने लगा कि क्या हो गया? सब कुछ तो एकदम नॉर्मल है, बच्चे आराम से सोए हुए हैं, तुम्हें अचानक क्या हो गया? दीपू ने जैसे ही खिड़की और दरवाजे खोले, तो उसकी वाइफ को थोड़ा सा आराम मिला। इसके कुछ देर बाद दीपू की वाइफ को आराम से नींद आ गई। लेकिन उसी रात को उसकी वाइफ को एक अजीब सा सपना आया। वो सपना बहुत ही अजीब और डरावना था। उस सपने में उसने देखा कि कोई इंसान लगातार रोए जा रहा है। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज समझ में नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, तो वो सपना उसके दिमाग से निकल गया। ये मानो कि पूरा दिनचर्या होने के बाद उसने सपने के बारे में अपने पति से बिल्कुल भी बात नहीं की। लेकिन इसके अगली रात ठीक यही किस्सा इसके साथ दोबारा हुआ। दीपू नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन दोपहर में जब दीपू ने मां से इस बारे में बात करी, तो मां ने उससे सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे नहीं पता, वैसे भी तुम लोगों को शहर में रहने की आदत है, गांव में तुम्हारा मन लगता ही कहाँ है। हो सकता है कि शहर की चकाचौंध के बीच गांव के घर में तुम्हें घुटन होने लगी हो। दीपू ने मां से कहा कि मां, समझ में नहीं आता, जब से गांव आया हूं तब से इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, आपको यहां पर एक बात बता दूं, दीपू की मां सब कुछ जानती थी, वो बस चुप क्यों बैठी थी वो आपको आगे कहानी में मालूम चलेगा। खैर, कहानी की तरफ आते हैं। दीपू पूरे दिन भर परेशान रहा। उसी बीच जब वो मार्केट में घूम रहा था, तो उसके गांव के मामा उसे दिखाई दिए। मामा दीपू को देखकर एकदम भौचक्का हो गए, कहने लगे कि दीपू, तू यहां क्या कर रहा है? तुझे तो देखो जमाना बीत गया यार, तू तो गांव की तरफ आता ही नहीं। दीपू ने अपनी नौकरी और सारे कारोबार के बारे में बताया। उसके बाद उसने अपने दिल की वो बात मामा से कही जो कि शायद वो अपनी मां से करना चाहता था। मामा ने कहा कि अच्छा, ऐसी दिक्कत हो रही है तो यार तुझे पूजा करवानी होगी। देख, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर डॉक्टर से ज्यादा लोग भगवान को पूजते हैं। तू यकीन कर, एक बार जागरी लगवा कर देख, मैं सच कहता हूं, जो भी होगा सामने आ जाएगा, चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों, एक बात थी, दीपू जिस उम्र में वहां से निकला था, तो वो गांव की पूजा पाठ, जागर, ये सब के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। लेकिन मामा ने उसे जो जो बताया, उसने उस बात पर अमल किया। बस एक बात थी दोस्तों,
वो पूजा को लेकर इतना कुछ उत्साहित नहीं था। उसे लगता था कि पूजा करने से क्या होगा, आखिर चक्कर आना, जी मचलाना, ये सब डॉक्टरी बीमारी है। लेकिन दोस्तों, जब पूजा का दिन आया तब कहीं जाकर दीपू को मालूम चला कि कोई ना कोई शक्ति तो है, क्योंकि पूजा चलती रही और अचानक उसकी बीवी के अंदर कोई प्रकट हुआ। उस वक्त दीपू लगातार अपनी बीवी को ही देखे जा रहा था। एक बार को तो ये सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। यूं समझो कि पूजा तकरीबन 3 घंटे तक चली। उस बीच सबने एक एक करके उससे पूछने की कोशिश की कि आप कौन और कहां से आए हैं, जरा अपना एक बार परिचय तो दीजिए। लेकिन उसकी वाइफ बार बार सर हिलाकर ना में जवाब देती रही। उसी बीच जब दीपू को गुस्सा आया तो दीपू उसके सामने बैठकर बोलने लगा कि बता तू कौन है और क्या चाहता है हमसे। हमने ऐसी क्या गलती की जो तू हमारे घर में कलेश पैदा कर रहा है। दोस्तों, बस दीपू का इतना ही कहना था कि अचानक उसकी बीवी जोरों से नाचने लगी। उस वक्त उसकी बीवी के चेहरे पे एक अजीब सी हंसी थी, जो कि धीरे धीरे गुस्से में बदलती जा रही थी। दीपू ये देखकर और ज्यादा चिढ़ गया। उसने कहा, कुछ तो बोलो अपने मुंह से, आखिर हमें भी तो मालूम चले कि इस परेशानी की वजह ही क्या है। तब जाकर दोस्तों उसकी बीवी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अहंकार, तुम्हारे ऊपर हंक लगा हुआ है। दोस्तों, ये शब्द सुनने के बाद दीपू एकदम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे इस शब्द और इसका अर्थ बिल्कुल नहीं मालूम था। लेकिन उसके मामा सब कुछ जानते थे। वहीं दूसरी तरफ दीपू कुछ पूछ पाता कि इससे पहले ही उसकी बीवी बेहोश हो गई। दीपू अपनी वाइफ को संभालने जा ही रहा था, लेकिन गांव की औरतों ने उसे रोक दिया। उसने कहा, यह ठीक हो जाएगी, पूजा में अक्सर ऐसा ही होता है। उस बीच जब दीपू अपने मामा के पास गया तब जाकर मामा ने उसे बताया कि दीपू, तुम्हारे घर में बहुत बुरा हुआ है। जो शब्द तुम्हारी बीवी के मुंह से निकला है वो बहुत खतरनाक चीज है। दीपू ने कहा, हंकार होता क्या है? मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मामा ने बताया, तूने बुरा नहीं किया। कई बार हमारे से ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिससे हमारे पूर्वजों को ठेस पहुंच जाती है। उसी बीच जब वो अपने दिल से कोई बद्दुआ देते हैं तो वो बद्दुआ एक अहंकार का रूप ले लेती है, जो कि तुम्हारे घर पर लग चुकी है। दीपू ने एक बार फिर मामा से पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? मामा ने बताया कि तुम्हारे घर में पितृदोष है। दोस्तों, ये बात सुनते ही दीपू ने सिर्फ एक ही बात कही, मामा एक बात समझ में नहीं आई। मैंने पिताजी के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, जबकि मैं हर महीने उन्हें पैसे भी भेजता था। यहाँ तक कि फोन पर भी कई बार बात हो जाया करती थी। और तो और वो तो मेरे पिताजी हैं, वो हमारा बुरा क्यों चाहेंगे? उसी पल मामा ने दीपू के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, यार ये तो मैं सब कुछ नहीं जानता। ये तो अब बाकी बचे पूजा के दिनों के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये सब है क्या। दोस्तों, यूं समझो कि वो रात दीपू के लिए बहुत अजीब सी रात थी। वो लगातार यही सोचता रहा कि मेरे पिताजी मेरे ऊपर ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं इन सब चीजों को नहीं मानूंगा। मैं वापस शहर चला जाऊंगा, देखता हूं पिताजी शहर में आते हैं कि नहीं आते हैं। दोस्तों, ये दीपू की सबसे बहुत बड़ी गलती थी, जिसका पछतावा दीपू आज तक करता है। उसने बताया कि जब वो अगले दिन अपनी बीवी को शहर लेकर चला गया तो न जाने शहर पहुंचने के बाद उसकी वाइफ का दिमाग स्टेबल नहीं रहने लगा था। वो एकदम चिड़चिड़ी सी हो गई थी। जबकि दीपू लगातार डॉक्टर के संपर्क में था, लेकिन डॉक्टर हमेशा एक ही बात कहते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। लगता है शायद तुम घर में कुछ कलेश करते हो, अपनी आदतें सुधारो और अपनी बीवी को संभालो। डॉक्टरों की ये बात सुनकर दीपू घर आकर बहुत परेशान रहने लगा था। ये समझो कि उसका जीवन एकदम बदल सा चुका था। बच्चे भी थोड़े अजीब से हो गए थे, उन्हें ज्यादा भूख भी नहीं लगती थी। यहाँ तक कि ये मानो कि वो समय पर खाना खाना ही भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों, दीपू की जिंदगी में वो समय आया जो दीपू कभी नहीं देखना चाहता था। यूं मानो कि उसकी जमी जमाई नौकरी एक ही पल में चली गई। वो समय लॉकडाउन का समय था। ढाबा मानो एक तरह से बंद करना पड़ा। 2-3 महीनों के बाद दीपू की तनख्वाह मालिक को दे पाना बहुत ही भारी लग रहा था। मालिक ने दीपू को सिर्फ एक ही बात कही कि दीपू, हम 2 महीने से ज्यादा तनख्वाह आपको नहीं दे पाएंगे, क्यों ना तुम अपने गांव वापस चले जाओ। इस वक्त तुम्हें इस मामले में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी बात मानो, तुम्हें गांव चले जाना चाहिए। दोस्तों, उस बीच मालिक से फोन पर जो भी बातें हुई, उसके बाद दीपू का दिमाग एकदम खराब हो गया। एक तो घर में वैसे ही कलेश चल रहे थे, ऊपर से बची कुची नौकरी भी चली गई। क्या करें, ना चाहते हुए भी दीपू को वापस अपने गांव उत्तराखंड जाना पड़ा। गांव जाने से पहले उसने अपनी कार को भी बेच दिया। वहां से जो भी 2-4 लाख रुपए मिले उसे लेकर वो वापस गांव चला गया। लेकिन दोस्तों, एक बात तो है, चाहे जिसी भी कंडीशन में उसे गांव जाना पड़ा, पर वहां पहुंचने के बाद उसकी समस्या का समाधान भी हो गया।
गांव पहुंचने के बाद जब उसने अपनी बीवी का रवैया देखा तो अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर एक ही बात कही, माँ, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मालिक को जब भी फोन करता हूँ तो वो हमेशा मना ही कर दे रहा है। आज 3 महीने हो गए, मालिक का बुलावा नहीं आ रहा। यहाँ तक कि मैंने अपनी गाड़ी भी बेच दी, बच्चों का स्कूल छोड़ गया और शांति की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं समझ में आता कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। दोस्तों, माँ ने सारी बातें सुनने के बाद एक ही बात कही, गलती तो तूने करी है, लेकिन तू तो उसका पश्चाताप भी नहीं कर पाया। दीपू ने तुरंत कहा, माँ क्या मतलब? माँ ने कहा, जब पूजा चल रही थी तो तू बीच में ही छोड़कर क्यों चला गया? उसे कम से कम पूरी तो होने देता। दोस्तों, ये बात सुनकर दीपू का दिमाग एकदम से घूम गया। उसने कहा कि पूजा तो मैं छोड़कर चला गया था। मैंने सब कुछ कर देख लिया। चलो आपकी एक बार पूजा भी करके देख ही लेता हूँ, देखता हूँ कि आखिर इससे क्या समाधान निकलता है। बस दोस्तों, फिर क्या था, सारा अरेंजमेंट करने के बाद जब दोबारा पूजा चालू की गई तो तकरीबन 2 दिन तक तो दीपू के वाइफ के अंदर देवता तो आते, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं कहते। बस वो सर हाँ या ना में हिलाकर ही जवाब दे रहे थे। दीपू इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन एक बात थी जो दीपू के मन में घर कर चुकी थी। उसे पता था कि कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है। शायद मैंने शक्ति का अपमान कर दिया है, यही कारण होगा कि जिसके बाद मेरे सवालों का जवाब ही नहीं मिल पा रहा है, और ये गलती अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तीसरे दिन जब दीपू खुद अपनी वाइफ के आगे गिड़गिड़ाया, तब जाके उसकी वाइफ ने सिर्फ एक ही बात कही कि बता, कैसे ठीक करेगा ये सब कुछ? कर पाएगा तू? बता। दीपू ने गिड़गिड़ाते हुए दोनों हाथ छोड़े और कहा कि अगर आप पिताजी हैं तो प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाएं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। अगर आपको दंड देना है तो मैं तकरीबन 2-3 महीने में बहुत कुछ भुगत चुका हूं। अगर आप वाकई में कोई देवता की शक्ति है तो प्लीज मेरा निदान कीजिए। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। प्लीज कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखाइए। दोस्तों, इसके बाद दीपू की वाइफ तकरीबन 5 मिनट तक इस तरीके से नाची, जिस देखकर दीपू एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने उस वक्त जो जो शब्द कहे वो दीपू के दिल में एकदम तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने कहा, याद कर, मैंने तुझे याद किया था, लेकिन तूने मुझे याद नहीं किया। याद है वो दिन जब मैंने तुझसे कुछ मांगा था, तूने मुझे दिया? नहीं दिया तूने मुझे। दीपू ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, पिताजी मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं क्या करता? उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। ये बात सुनकर उसकी वाइफ जोरों से हंसने लगी, कहने लगी कि अच्छा, पैसे नहीं थे, ठीक है। अब तू ये बता कि जब तो हमारा नहीं हुआ तो तू इस लड़की का कैसे होगा? ये बता मुझे, जवाब दे। दोस्तों, दीपू ने फिर एक बार गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तो आपका ही हूं। देखो, आज भी तो मैं आपके सामने ही बैठा हूं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कृपया करके कोई रास्ता दिखाइए। अच्छा, अब ये बता तुझे कैसा लग रहा है, करेगा या नहीं? बता, जल्दी बता। दोस्तों, दीपू हाथ जोड़कर बस यही सोचते रह गया कि आखिर इस बात का मैं क्या जवाब दूं। वो बस अपने कर्मों पर रोए जा रहा था। उसका मानना था कि हो ना हो उसके पिताजी उसे माफ जरूर करेंगे। उसी बीच सब लोगों ने उसका साथ दिया। सबके सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी, लेकिन समय की इस दूरी भाव ने इन सब चीजों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। उस वक्त क्या गलत क्या सही ये गांव का हर एक इंसान जानता था। वो तो अच्छी बात ये थी कि दीपू की सारी परेशानियां उस वक्त जो पुजारी बैठा था उसने उठा ली। उसने कई बार माफी की गुहार लगाई और जो उनसे बन पड़े वो करने की बात कही, पर जाते जाते उन्होंने इतना ही कहा कि सब कुछ तो तेरा ठीक हो जाएगा, लेकिन तू अब कभी शहर में नौकरी नहीं कर पाएगा। अगर तूने वहां जाने की कोशिश करी तो तेरे सारे काम बिगड़ जाएंगे। जा, माफ किया तुझे। दोस्तों, इतना कहकर दीपू की वाइफ एकदम से बेहोश हो गई। दीपू एकदम भौचक्का रह गया और यह सब देखकर दीपू एकदम हैरान रह गया कि आखिर पिताजी जाते जाते ऐसा क्यों बोल गए। दोस्तों, वो एक ऐसा दिन था जिसके बाद दीपू की पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसने देखा कि अगली सुबह बच्चे और उसकी वाइफ सब कुछ एकदम ठीक हो चुके थे, बिल्कुल सब कुछ एकदम नॉर्मल। सुबह सुबह दीपू की वाइफ ने जब उसको चाय दी और वहीं दूरी पर बैठे बच्चे चाय के साथ रस या फैन खाने लगे, तो दीपू ये सब देखकर समझ चुका था कि आखिर अब सब कुछ शायद ठीक हो चुका है। शायद उसके कर्मों की सजा उसे मिल चुकी है, और एक ऐसी सजा है जिसके बाद दीपू तो क्या, ये कहानी सुनने वाला हर एक इंसान यही सोचेगा कि वो अपने जीवन में कभी ऐसी गलती ना करे। मेरा इस कहानी को सुनाने का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि दोस्तों, जैसे भूतों की कहानियां होती हैं, ऐसे ही देवताओं की भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। अच्छा है
तो बुरा भी है, लेकिन बुरा कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा बुरा जरूर कर सकता है। दोस्तों, नहीं मालूम आपको ये कहानी कैसी लगेगी, मगर आपको जाने से पहले इतना बता दो कि दीपू के पास जो भी धनराशि थी उसने वही गांव में अपनी एक दुकान भी खोल ली है। यकीन मानिए, उसकी दुकान अच्छी खासी चल रही है। बच्चे भी गांव के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहां तक कि उसकी बड़ी बेटी का कॉलेज में भी एडमिशन हो चुका है। इस वक्त वो देहरादून से अपनी पढ़ाई कर रही है। बाकी ये कहानी मेरे पास आई, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं खुद उत्तराखंड से हूं। दीपू चाहता तो इस कहानी को और भी चैनल पर दे सकता था, लेकिन उसका ऐसा मानना था कि जो क्वेश्चन के जवाब मैं दे सकता हूं वो शायद दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। बस दीपू ने इस कहानी में एक चीज छुपाई है जो कि हर कोई छुपाना चाहता है। हालांकि बहुत से लोग बता भी देते हैं, लेकिन दीपू का ऐसा मानना था कि वो नहीं चाहता कि उसके बारे में और भी गांव में पता चले। इसीलिए उसने अपना सरनेम और जिस गांव से वो आता है उसका नाम और पता बताने से बिल्कुल मना कर दिया। खैर दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगेगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस तरह की कहानी आज तक किसी भी हॉरर चैनल वालों ने नहीं सुनाई होगी। ना तो इस कहानी से मैं ये कहूंगा कि आप इसको लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। ये बस एक ऐसी कहानी है जो कि मैं आप सबके भले के लिए सुना रहा हूं। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।